अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मियोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वाले लेक्चर में। मियोसिस ये क्लास 9th का टॉपिक होगा। वैसे ये फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक दिया गया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी बातें जो है कुछ डिफरेंट है। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ 9th के लेवल का डिस्कस करूँगा। कुछ कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा चलो ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके आप लोग नोट्स देख लें। नोट्स के साथ साथ मैं डायग्राम भी बनाता जाऊंगा और फिर इसके एंड पे मैंने एक अलग डायग्राम बनाया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इस लेक्चर के एंड पे। मतलब कि एज अ होल एक डायग्राम बन जाएगा। तो कोशिश कर ले इसको समझे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने मियोसिस के हवाले से डिस्कस किया है कि ये क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि जब आप लोग माइटोसिस पढ़ते हैं तो वो भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, ये भी एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। लेकिन ये माइटोसिस से ऐसे डिफरेंट होता है कि ये जर्म लाइन सेल्स में अकर होता है। आप लोग माइटोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, मेरा पिछला लेक्चर माइटोसिस का आप लोग देख ले इसी प्लेलिस्ट में। तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं कि वो सोमैटिक सेल्स के अंदर अकर होता है और ये जर्म लाइन सेल्स में अकर होता है। जर्म लाइन सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, आप लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ से स्पर्म और एग बन रहे होते हैं वहाँ पर मियोसिस अकर होता है। आप बोले कि प्लांट के बॉडी में अगर इनकेस मियोसिस अकर होता है तो कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्लावर में। फ्लावर के अलावा कहीं भी नहीं अकर होगा। एनिमल्स के बॉडीज़ में अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इन दिस प्रोसेस वन पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। जब हम जो है वो माइटोसिस की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एक पेरेंटल सेल डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके क्या कर लेगा, यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं कि वो 2 डॉटर सेल्स बना देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मियोसिस के दौरान आप लोग बोलेंगे कि एक पेरेंटल सेल होगा और यही एक पेरेंटल सेल डिवाइड होके सबसे पहले 2 डॉटर सेल्स बनाएगा और वो 2 डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास वो 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। मियोसिस में हमेशा 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि ऑल द डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंटल सेल। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये एक पेरेंटल सेल है और उस पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है। जब ये माइटोसिस की मदद से डिवाइड होता है तो यहाँ पर जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसका मतलब हो गया कि माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, वही कांस्टेंट रहता है जो पेरेंटल सेल के अंदर होता है। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि अगर इस वाले पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो बस सीधी सीधी बात है, आप लोग ये नोट करेंगे कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? कम हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि दूसरे अल्फाज में मियोसिस कन्वर्ट डिप्लॉयड सेल्स इनटू हैप्लॉयड सेल। जिन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग ये 46 क्रोमोसोम देख रहे हैं, तो इसके अंदर अगर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो तो इसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। और यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल को हम 2n की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉयड सेल को हम n की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मियोसिस डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बना रहे होते हैं। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि सेल्स हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डिप्लॉयड सेल वाइल सेल्स हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉयड सेल। ये असल में वो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड के डेफिनेशंस आप लोगों को बताए हैं कि ये क्या है, तो वो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया कि अगर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो डिप्लॉयड सेल्स होंगे और अगर सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो आप लोग बोलेंगे कि वो सेल क्या होगा? वो हैप्लॉयड होगा। आगे मैंने डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम दैट अकर इन पेयर्स इन अ डिप्लॉयड सेल आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम।
सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये हमारे पास एक सेल है, इसको आप लोग ह्यूमन का एक सेल कंसिडर कर ले और ये उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। तो अब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना ह्यूमन के एक सेल में, तो आप लोग बोलेंगे कि ये जो 46 क्रोमोसोम है ये ऐसे पेयर्स में आकर होते हैं। ये आप लोगों को एक क्रोमोसोम, ये उसके साथ दूसरा क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। फिर आप लोगों को ये एक क्रोमोसोम, इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। ये एक क्रोमोसोम, इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। तो ये जो क्रोमोसोम पेयर्स में आकर होते हैं ना, दो दो क्रोमोसोम, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम आप बोलेंगे सेम क्रोमोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि मियोसिस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। पूरे मियोसिस के प्रोसेस को हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। आप लोगों की बुक के मुताबिक मियोसिस के 4 फेजेस होते हैं और इन 4 फेजेस को यहाँ पर मैंने एक फ़्लो चार्ट के फॉर्म में ड्रा कर दिया है। आप लोग ये अपने पास फ़्लो चार्ट बिल्कुल साइड पे ड्रा कर ले, पेपर में ड्रा कर सकते हैं, कोई टेंशन ना ले, सब कुछ मैं सही बता रहा हूँ। तो बिल्कुल यही ड्रा करते जाए, यही लिखते जाए। मैंने लिखा है कि मियोसिस के पहले फेज़ को बोलते हैं इंटरफेज़ 1, दूसरे फेज़ को हम बोलते हैं मियोसिस 1, तीसरे फेज़ को हम बोलते हैं इंटरफेज़ 2 और फोर्थ फेज़ को हम बोलते हैं मियोसिस 2। सबसे पहले सेल के लाइफ में क्या आएगा, इंटरफेज़ 1 आएगा, मियोसिस 1 आएगा, इंटरफेज़ 2 आएगा और मियोसिस 2 आएगा। ये ऐसे ही इसी अंदाज में ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। नेक्स्ट, इन फेजेस को फर्दर भी हमने डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग मियोसिस 1 को देखते हैं ना, तो मियोसिस 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस वाले लेक्चर में आप लोग डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। जो कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मियोसिस 1 में नहीं होता, बल्कि आप लोग बोलेंगे कि मियोसिस 2 में भी मौजूद होता है। मियोसिस 2 में भी मौजूद होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि कैरियोकाइनेसिस को मज़ीद छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड किया है। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को। इसके जो फर्दर फेजेस है उसमें से एक को बोलते हैं प्रोफेज़ 1, दूसरे को बोलते हैं मेटाफेज़ 1, तीसरे को हम बोलते हैं एनाफेज़ 1 और फोर्थ को हम बोलते हैं टेलोफेज़ 1। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि कैरियोकाइनेसिस जो मियोसिस 2 का है उसको भी 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक को हम बोलते हैं प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, उसके बाद आएगा एनाफेज़ 2 और उसके बाद आएगा टेलोफेज़ 2। सो आप लोग बोलेंगे कि ये पूरे का पूरा मियोसिस प्रोसेस है और अगर इसको मैं अरेंज करना चाहूँ ना तो ये कैसे अगर होगा, ये देख ले। सबसे पहले इंटरफेज़ 1 होगा, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा मियोसिस 2 का प्रोसेस, ये इसमें फिर आप लोग ये देख लेंगे 3, इसके बाद 4 होगा, 5 अकर होगा, 6th होगा, 7th होगा, ये 8th होगा, फिर 9th ये अकर हो जाएगा, 10 में ये होगा, 11, इसके बाद 12 ये होगा, 13 और 14 और इसके बाद 15 और इसके बाद 16। आप समझे कि ये इतने सारे स्टेप्स जो है ये किस में आ रहे हैं, ये मियोसिस में आ रहे हैं। ये क्या है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अभी हमने ऐसा करना है, हर एक फेज़ पे अलग अलग थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करनी है। सो मैंने यहाँ पर नोट किया है इंटरफेज़ 1 के हवाले से पहला पॉइंट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। इंटरफेज़ 1 में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन अगर हो जाएगा। डुप्लीकेशन मीन डीएनए की कॉपी बन जाएगी। सपोज करते हैं फॉर अ वाइल कि ये हमारे पास एक सेल है और ये उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पर आप लोगों को ये डीएनए नज़र आ रहा है। तो ये डीएनए अभी आप लोग देखेंगे कि इंटरफेज़ 1 के बाद ये देख लो डबल हो जाएगा। हर डीएनए के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा डीएनए है, यहाँ ज़्यादा डीएनए, तो यहाँ डीएनए डुप्लीकेट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिड्स। लिखा है कि जब ये प्रोसेस अकर होता है ना इंटरफेज़, तो इसमें अगर हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स होंगे। ये आप लोगों को एक क्रोमैटिड नज़र आ रहा है, ये बोले दूसरा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट मैंने नोट किया है मियोसिस 1।
इंटरफेज 1 के बाद मियोसिस 1 आता है ना, तो मियोसिस 1 के बारे में मैंने लिखा है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। इस पर रट्टा आप लोग लगाएंगे। इसको असल में रिडक्शन डिवीजन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो क्या कर रहा होता है, वो रिड्यूस कर रहा होता है, क्रोमोसोम के नंबर को कम कर रहा होता है। इसमें क्रोमोसोम्स कम होते हैं, तभी इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने नोट किया है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये एक सेल आप लोग देख रहे हैं, यही से क्या बन जाएगा, ये 2 डॉटर सेल्स जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है कि बोथ द डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इस वाले सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 23 इधर आ जाएंगे और 23 इधर आ जाएंगे। ये मियोसिस 1 में हो रहा होता है। आगे मैंने लिखा है कि दिस मियोसिस 1 अकर इन 2 फेजेस या 2 स्टेजेस। पिछले लेक्चर में, पिछले पेज में आप लोगों ने क्या देखा कि इसमें कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस, 2 अलग अलग फेजेस है। कैरियोकाइनेसिस के बारे में आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है किस चीज़ को बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो चूंकि न्यूक्लियस का डिवीजन है तो इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। ये 4 फेजेस किस चीज़ के अंदर आते हैं, ये इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, चारों के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ साथ मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। मैंने नोट किया है प्रोफेज 1 सबसे पहले, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। तो ये बात आप लोग पेपर के लिए प्रिपेयर कर ले कि ये मियोसिस का क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, पहली बात। दूसरी बात मैंने डिस्कस की है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस में पता है क्या होगा, ये आप लोगों को सेल, ये उसके अंदर आप लोगों को क्रोमैटिन मटेरियल नज़र आ रहा है। क्रोमैटिन तार लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होके पता है ये ऐसे क्रोमोसोम बना देता है। तो ये जो स्टेप नंबर 1 का डायग्राम है वो ये होगा कि क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम। ये पहला पॉइंट है, मैं बाद में भी डायग्राम दिखाऊंगा आप लोगों को। इसी दौरान क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस कॉल्ड साइनेप्सिस। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रोमोसोम्स जो है सेम क्रोमोसोम्स, उनको कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, उनके पेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं, सो दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्या, साइनेप्सिस हम इसको बोलते हैं। ये पेपर में आएगा, साइनेप्सिस के ऊपर आप लोग स्टार लगा लें। आगे मैंने लिखा है कि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड आर बाईवैलेंट। ये आप लोगों को एक सेल नज़र आ रहा है और इसके अंदर आप लोग देख ले, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ये है और एक ये है। इस पेयरिंग को हम साइनेप्सिस बोलते हैं और इस पेयर के लिए हम टेट्राड भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। टेट्राड इस वजह से क्योंकि इसमें 4 आर्म्स है, ये देख लो 1 2 3 4, 4 आर्म्स है। या बाईवैलेंट इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 क्रोमोसोम्स है, तो इसको हम बाईवैलेंट भी बोलते हैं। टेट्राड भी बोलते हैं और बाईवैलेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, 1 मिनट के लिए यहाँ ज़रा देख ले। ये सपोज करते हैं फॉर अ वाइल एक क्रोमोसोम आप लोग देख रहे हैं और ये आप लोग दूसरा क्रोमोसोम देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इन 2 क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो मैंने एक दूसरे के साथ इसको क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। तो इस क्रोमोसोम का ये वाला जो सेगमेंट है, ये इस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है एक दूसरे के। जब एक क्रोमोसोम के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन इस क्रोमोसोम का ये वाला आर्म इस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो जाएगा और इस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, हम इसको नाम देते हैं। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अकर हो रहा होता है, ये माइटोसिस में नहीं होता। मैंने नेक्स्ट पॉइंट नोट किया है
कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज कॉल्ड कियाज़मेटा। आप लोग ये वाला क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये एक है, और ये वाला क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये उसके साथ क्या हुआ है, अटैच हो गया है। तो इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस अटैचमेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कियाज़मेटा बोलते हैं। सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स या उनके जो सेगमेंट्स होते हैं उसको हम कियाज़मेटा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर्स। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो न्यूक्लियर एनवेलप आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देख ले डिसइंटीग्रेट हो रहा है, गायब हो रहा है। आगे मैंने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाता है। हर सेल के अंदर आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज 1 चल रहा है, इसके बाद अब दूसरे प्रोसेस अकर होगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। डायग्राम में मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। वो डुप्लीकेट होके इस अपोजिट पोल की तरफ जाता है और कुछ तार लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। उन तार लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेटाफेज 1 के बारे में डिस्कस करना है। तो ये ऊपर जितने भी चेंजेस अकर हो रहे थे ये प्रोफेज 1 में थे। मेटाफेज 1 को देख ले, इसमें क्या कर होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट आर अलाइंड इन सेंटर ऑफ द सेल। ये देख लो, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक सेल, तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो सेल के सेंटर में क्या हो जाएंगे, वो अलाइन हो जाएंगे। ये आप लोगों को होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स नज़र आ रहे हैं। सेल के सेंटर मीन इक्वेटर ऑफ द सेल पे अरेंज हो जाएंगे ऐसे। Half of the chromosome are attached to one pole while half of the chromosome are attached to the other pole by spindle fibers. ऊपर वाले क्रोमोसोम्स आप लोग बोलेंगे इस साइड के साथ अटैच्ड होते हैं, नीचे वाले क्रोमोसोम्स आप लोग बोलेंगे इस साइड के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसको हम बोलते हैं मेटाफेज 1। अलाइंड क्रोमोसोम एट इक्वेटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। ये जितने भी क्रोमोसोम यहाँ पर सेल के सेंटर में अलाइन हो गए हैं ना, इन सब क्रोमोसोम के इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, हम इसको नाम देते हैं। सो ये मेटाफेज प्लेट है और ये मेटाफेज के दौरान क्या होंगे, चेंजेस होंगे। मेटाफेज 1 के बाद आप लोग याद रखेंगे एनाफेज 1 अकर होगा। एनाफेज 1 में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स पुल क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सेल, इस सेल के अंदर आप लोग देख ले, ये मैं बना देता हूँ कि क्रोमोसोम्स मौजूद है, क्रोमोसोम के पेयर्स सेल के सेंटर में अलाइन हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर। सो एनाफेज 1 में बता रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना, ये जो तार होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स इस तरफ और इस तरफ, और ये इसको इस तरफ और इस तरफ क्या कर देते हैं, पुल करना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ ड्रैग करना शुरू कर देते हैं। बोथ द क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ द सेल। और क्या होना शुरू हो जाता है, लिखा है कि ये वाले 2 क्रोमोसोम और ये वाले 2 क्रोमोसोम ये ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं और ये दोनों नीचे आना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट साइड्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर डिस्कस किया है कि ईच पोल रिसीव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। चूँकि यहाँ पर टोटल अभी 4 क्रोमोसोम है, तो 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों साइड्स पे कौन से क्रोमोसोम्स चले गए, हाफ क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों साइड्स पे चले गए हैं। आगे मैंने डिस्कस किया है टेलोफेज के बारे में कि ये क्या होता है। तो टेलोफेज के बारे में नोट करेंगे कि क्रोमोसोम अनकॉइल एंड फॉर्म क्रोमैटिन अगेन। यहाँ पर जो सेल के अंदर ये क्रोमोसोम मौजूद है ना, ये क्या हो जाएगा, ये अनकॉइल हो जाएगा। अनकॉइल मीन के ओपन हो जाएगा और ऐसे तार बना देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन हम इसको बोलते हैं। ऑल द स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट्स। जो डायग्राम के अंदर आप लोगों ने स्पिंडल फाइबर्स देखे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं भी डायग्राम में दिखाऊंगा आप लोगों को। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर हो जाता है अराउंड द क्रोमैटिन मटेरियल, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर बन जाएगा। साइटोकाइनेसिस फिर उसके बाद अगर होगा। सो साइटोकाइनेसिस के पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर देख ले। इसमें सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में बनेगा, एनिमल सेल में नहीं बनता। साइटोकाइनेसिस अगर बाय क्लीवेज इन एनिमल सेल्स, माइटोसिस वाला टॉपिक मेरा देख ले, एग्जैक्ट वही है। और प्लांट में सेल वॉल बनेगा और डॉटर सेल्स जो है वो अलग हो जाएंगे।
ठीक है, मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स आप लोग देख ले और अब ये डायग्राम ज़रा देखेंगे, शाबाश, ये पॉइंट्स लिख ले जल्दी जल्दी से। और ऑनलाइन क्लासेस मेरी आप लोगों ने अगर केस लेनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें होते हैं सारे के सारे, और आप लोग चीज़ें रिपीट भी कर सकते हैं, तो उसमें मुझे बता दें। ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ले, ये डायग्राम आप लोग देख ले, शाबाश। अभी सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को देख ले। ये मैंने आप लोगों के सामने सपोज करते हैं फॉर वाइल के एक पेरेंटल सेल बना दिया। इस पेरेंटल सेल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे ना, ये मैं लिखता हूँ, ये पेरेंटल सेल है और ये इसके अंदर क्या मौजूद है, सेंट्रियोल मौजूद है। और ये जो आप लोगों को तार लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल है। इस पेरेंटल सेल के साथ क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में इंटरफेज हो जाएगा। और इंटरफेज में पता है क्या होगा, इस सेल को आप लोग देख ले, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और चेंज क्या आ जाएगा, इसका जो डीएनए है वो आप लोग बोले कि डुप्लीकेट हो जाएगा। ये देख ले, यहाँ डीएनए थोड़ा है, यहाँ डीएनए ज़्यादा बन गया, डुप्लीकेशन अकर हुआ है। अब ये जो डुप्लीकेशन अकर हुआ है, इसको अभी भी हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। और सेंट्रियोल को आप लोग देख ले, वो अपनी जगह है, वो मैं वहाँ से हटाता नहीं हूँ। यही सेल क्या होगा, ये इंटर हो जाएगा प्रोफेज़ 1 में। अब प्रोफेज़ 1 में क्या हो रहा होता है, तो मैं ये डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोग देख ले। प्रोफेज़ 1 में सबसे पहले ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। क्रोमैटिन मटेरियल से क्या बन गया, क्रोमोसोम्स बन गए हैं। ये पेपर में बना ले, बिल्कुल यही डायग्राम, कोई मसला नहीं होगा। क्रोमैटिन मटेरियल चेंजेस इनटू क्रोमोसोम, सेंट्रियोल अपनी जगह मौजूद है। उसी के बाद प्रोफेज़ 1 में क्रोमोसोम्स बन गए। अब क्या होगा, अब साइनेप्सिस अकर होगा। साइनेप्सिस आप लोग बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आप लोग देख ले, वही का वही सेल में बना रहा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा है। और क्रोमोसोम्स जो 4 इधर उधर मौजूद थे ना, वो देख लो सारे के सारे यहाँ पर क्या कर गए हैं, पेयर्स में कर हो गए हैं। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, साइनेप्सिस। हम इसको बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिर्फ ये नहीं हुआ, सेंट्रियोल आप लोग देख ले डुप्लीकेट हो रहा है, और डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। ये सेंट्रियोल इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आप लोग डिस्कस करेंगे, क्रॉसिंग ओवर अकर हो जाएगा। कैसे क्रॉसिंग ओवर अकर होगा, इस डायग्राम को आप लोग नोट करेंगे। जो आप लोग क्रोमोसोम्स देख रहे हैं ना, उन क्रोमोसोम्स के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गई। ये जो साइड पे आप लोग देख रहे हैं ना, लाइंस जो मैंने लगाए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गई। इसके साथ मैंने लिखा है कि ये स्पिंडल फाइबर्स है। और क्रोमोसोम देख ले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है। क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद आप लोग डिस्कस करेंगे, मेटाफेज़ 1 अकर होगा। अब इन्हीं क्रोमोसोम को आप लोग नोट करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, सेल के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। वही सेल है, वही स्पिंडल फाइबर, वही सेंट्रियोल में बना रहा हूँ, वही के वही क्रोमोसोम, लेकिन 4 क्रोमोसोम्स इधर उधर मौजूद है। और यहाँ अगर आप लोग नोट करेंगे तो 4 क्रोमोसोम्स आप लोग नोट कर रहे हैं कि सेल के सेंटर में क्या हो गए हैं, वो अलाइन हो गए हैं। क्रोमोसोम का ये जो अलाइनमेंट है, इसको हम मेटाफेस प्लेट बोलते हैं। इसके बाद एनाफेज़ 1 शुरू होगा। एनाफेज़ 1 में क्या होगा, यही का यही सेल है, लेकिन ये क्या होगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ आप लोग देख ले मूव हो गए। 2 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 2 क्रोमोसोम्स आप लोग देख ले नीचे आ रहे हैं, दोनों अलग अलग की तरफ चले गए हैं। इसके बाद आएगा टेलोफेज़ 1। टेलोफेज़ 1 में क्या होगा, यही मैं दोबारा सेल बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये सेंट्रियोल्स है, ये मैं बना रहा हूँ क्रोमैटिन मटेरियल, और ये देख ले उसके अराउंड क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया। इसके अराउंड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, ये टेलोफेज़ 1 होगा। और इसके बाद अब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा क्लीवेज फरो की मदद से। तो ये डायग्राम कैसे होगा, ये आप लोग देख ले, ये आहिस्ता आहिस्ता सेल डिवाइड हो रहा है। वही न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन इधर भी एक डिप्रेशन बन रहा है और इधर भी डिप्रेशन बन रहा है। तो इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज फरो बोलते हैं हम इसको। और इसके बाद यही क्लीवेज फरो जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और एक्सटेंड होकर साइटोकाइनेसिस की मदद से ये सेल अलग और ये वाला सेल अलग हो जाएगा। इसके अंदर अपना क्रोमोसोम और डीएनए, इसके अंदर अपने जो सेंट्रियोल्स मौजूद है, ये 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। तो वहाँ पर जो पेरेंटल सेल आप लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें 4 क्रोमोसोम थे और वो डिप्लॉयड कंडीशन में था। यहाँ पर इसमें आप लोग बोलेंगे कि हैप्लॉयड कंडीशन होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे।
अब यही दोनों सेल्स पता है क्या करेंगे, ये आगे मेटाफेज 2 में एंटर हो जाएंगे, सॉरी इंटरफेज 2 में एंटर हो जाएंगे और उसके बाद फिर मियोसिस 2 अकर होगा। मियोसिस 2 वैसे पेपर में नहीं आता, लेकिन अगर इनकेस कहीं मियोसिस 2 पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एग्जैक्ट माइटोसिस वाला प्रोसेस लिखना है, कोई टेंशन आप लोगों ने उसके हवाले से नहीं लेनी। बस मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स बता देता हूँ पेपर के लिए कि 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स 10 इंटरफेस 2 इन सेल्स के बारे में बता रहे हैं कि ये इंटरफेस 2 में एंटर हो जाएंगे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस 2। अगर आपसे पूछा जाता है ना कि इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2 में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि उसमें डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर होता है और इंटरफेस 2 में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर नहीं होता। तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप लोगों को इनकी समझ नहीं आई हो तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं, और अगर ऑनलाइन क्लासेस मेरी लेनी है तो वो भी आप लोग लें, और कोशिश करें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर से। इस पे बहुत सारी एफ़र्ट्स लगती है। ये डायग्राम पता नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी देर में मैंने बनाया है, तो लाइक पहले प्लेन किया ऐसे, तो इसमें बहुत सारी मेहनत है। तो कोशिश करें लाइक सब्सक्राइब शेयर, कमेंट्स में कोई सजेशन देना चाहे तो वो भी दे दे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।